हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज़ के इस मंच पर। और आज हम लोग उत्तराखंड में परीक्षावाणी महासंग्राम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो उत्तराखंड में काफ़ी पोस्टें निकली हुई है आपकी अपर पीसीएस में है, उत्तराखंड एसआई, उत्तराखंड एलटी, उत्तराखंड आबकारी पुलिस, साथ में हवलदार प्रशिक्षक और तरह तरह की डिपार्टमेंट में आपके यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई है। इन सभी वैकेंसीज के लिए उत्तराखंड परीक्षावाणी जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक रामबाण साबित होगी खुद में जी। अब देखो, इस पुस्तक को काफ़ी लोगों ने पढ़ा हुआ है, काफ़ी पुराने बच्चे हैं जो इसे कई बार पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी उनकी कंटेस्ट नहीं है। और काफ़ी ऐसे बच्चे की परीक्षावाणी पढ़ने के बाद भी उन्हें लगता है कि परीक्षावाणी हमारी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रही यहाँ पर जी, पुराने बच्चों की जी। तो हम लोग वही चीज़ें आपको बताकर चलेंगे, क्या गलती हो रखी, क्या नहीं हो रखी आप लोगों से, कि परीक्षावाणी को किस तरीके से पढ़ा जाए वहाँ पर जी। अब कुछ नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया जी, जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी हम लोग परीक्षावाणी को इस प्रकार से लेकर चलेंगे। किन्हीं लोगों ने यदि 1-2 साल पहले से तैयारी में है और वे तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने परीक्षावाणी पढ़ने का प्रयास किया, उनके अब तक याद नहीं होगी। यदि नए बच्चे हमारे साथ में इस प्रकार से लेकर चलेंगे काम को, वे नए बच्चे पुराने बच्चों से आगे निकल सकते हैं। तो बहुत धैर्य से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे। अब देखो, स्टार्टिंग में जब हम लोग इस बुक को स्टार्ट करेंगे अभी, तो हम लोग धीरे से चलेंगे पुस्तक पर, ताकि आप लोगों को याद करने का टाइम मिल जाए। क्योंकि हम लोग जैसे जैसे इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप लोग इसे हमारे साथ साथ में याद करना। सप्ताह में प्रयास करेंगे 3 दिन हम लोग कि परीक्षावाणी पर काम करें। टाइम शेड्यूल बहुत बिजी है हमारा, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ऑनलाइन बच्चे भी हमारे लिए उतनी ही महत्ता रखते हैं जितने हमारे ऑफलाइन के हैं। तो उन बच्चों को भी हम लोग देख कर चलेंगे जो यहाँ पर कहीं पर जा करके ऑफलाइन क्लासेज नहीं ले पाते या इतनी फीस नहीं भर पाते हैं जो बच्चे वहाँ पर, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हम लोग देखेंगे ये काम होगा। उत्तराखंड सब्जेक्ट किसी भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि देखो उत्तराखंड में अपर पीसीएस होना तो कम से कम 50 नंबर, 150 में से 50 नंबर कम से कम आपके उत्तराखंड सब्जेक्ट से मिलेंगे। उत्तराखंड में आबकारी होना है, आबकारी में 100 नंबर का पेपर होना है, 40 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड सब्जेक्ट के मिलेंगे। आप लोग के ऐसे ही हम लोग देखें उत्तराखंड एसआई होना, एसआई में 75 क्वेश्चन में से आपके 25 के आसपास आपको उत्तराखंड के मिलेंगे। तो हम लोग देखकर चले उत्तराखंड एलटी हो, एसआई हो, आबकारी हो, अपर पीसीएस से सब जगह पर आप लोगों का उत्तराखंड सब्जेक्ट काम करेगा जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर जी। और जो बच्चे बिल्कुल कहीं पर क्लासेज नहीं ले सकते हैं, पेड नहीं कर पाते हैं कहीं पर, उन लोगों के लिए घर बैठे ही हम लोग देखेंगे ये प्रयास हो जाए कि उन्हें पढ़ने की सुविधा मिल जाए वहाँ पर जी। तो हमारा प्रयास ये पूरा रहेगा। अब देखो, जो आवश्यकता है हमें इस बुक को पढ़ने के लिए, आप लोग समझना है इसमें क्या क्या हमें आवश्यकता पड़ेगी। आप लोग एक तो परीक्षावाणी साथ में लेकर रखें, साथ में एक कॉपी और एक पेन लेकर रखें। हालांकि कॉपी की जरूरत हमें बहुत कम पड़ेगी, लेकिन पेन जरूर लेकर रखें। और परीक्षावाणी जी कॉपी साथ में जरूर रखना, कभी कभी जरूरत पड़ेगी तो आप लोग लिखना उसमें। अब देखो जरा, नोट्स नहीं बनाने, किताब को ही अंडरलाइन करना है। जहां जहां जिन जिन वर्डों को हम अंडरलाइन करेंगे सबसे पहले ध्यान देना, उन्हीं वर्ड को अंडरलाइन करना। ऐसा नहीं कि पूरी किताब को रंगोगे आप। जहां हम लोग अंडरलाइन करेंगे आप लोग वहां पर अंडरलाइन करना। अनावश्यक शब्दों को छोड़कर चलना है, केवल उतना काम करना जितना हम लोग कराएंगे। जहां हमें बुक में लगेगा ये कमी है, उसमें हम लोग वहीं पर लिख कर चलेंगे। आप हमारे लिखने को तरीकों को समझना और उस तरीके से आप लोग लिख कर चलना। जो बच्चे पुराने, जिन लोगों ने काम किया भी हुआ है, वे भी इस पर काम करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग इसमें लेकर जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए आप लोगों के लिए हम लोग यहाँ पर जी उत्तराखंड परीक्षावाणी को। तो देखते हैं यहाँ पर आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें, इसमें अध्याय नंबर 2। हम लोग धीरे धीरे इंपॉर्टेंट चैप्टरों को उठाएंगे, उसके बाद में उठाएंगे बाकी चैप्टर जी। तो यहाँ पर अध्याय नंबर 2 में उत्तराखंड की शासनिक प्रशासनिक ढांचा दिया हुआ है, इसी पर बात करते हैं क्या यहाँ से क्वेश्चन पेपर के लिए निकलते हैं। तो देखो जरा, हम लोग कहेंगे उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। केवल इतनी बात अंडरलाइन करनी, एडवांस छोड़ देने की कुछ भी। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना है, और जिस समय उत्तराखंड बना तो हम लोग कहेंगे भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है यहाँ पर जी। भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है यहाँ पर, हम लोग देखकर चलेंगे इसमें जरा। देखो जरा, हम लोग देखते हैं इसमें भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है, और हिमालय राज्य में देखिए इसे हम लोग 11वां हिमालय राज्य है यहाँ पर जी। अगर देखकर चले हम लोग 11वां हिमालय राज्य है ये। हिमालय राज्य में इसका नंबर 11वां है। गणतंत्र में हम लोग देखकर चले इसका यहाँ पर जी क्या मिलेगा, 27वां। अब देखो, जब ये बना उत्तरांचल राज्य, इसका रखा गया नाम उत्तरांचल राज्य रखा गया नाम, क्योंकि उत्तराखंड इसलिए नहीं रखा, हालांकि मांग उत्तराखंड शब्द की हो रही थी उस समय जी, लेकिन उत्तरांचल रखा गया। उत्तराखंड शब्द कुछ हम लोग देखकर चले, खंड शब्द यहाँ पर बीजेपी की सरकार भी थी और भी थी उत्तर प्रदेश में, उधर देखे हम लोग यहाँ पर जरा, तो यहाँ पर खंड शब्द अच्छा नहीं लग रहा था, तो उत्तरांचल नाम इसलिए पड़ा। उत्तर हम लोग देखे भारत के उत्तर, और आंचल इसलिए रखा हिमालय के आंचल में है।
उत्तर भारत के उत्तर में और हिमालय के आंचल में स्थित होने के कारण इसका नाम उत्तरांचल रख दिया गया उस समय यहाँ पर जी। तो देखिए जरा, उत्तरांचल नाम आया उस समय 1 जनवरी 2007 को इसका नाम चेंज कर दिया गया। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, उत्तराखंड। तो 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदला है उत्तरांचल से उत्तराखंड। कब हुआ, इंपोर्टेंट बनेगा। अब ध्यान देना, नए बच्चों के लिए हम लोग प्रश्न भी बनाकर चलेंगे। प्रश्न कैसे निकलेंगे, बहुत से बच्चे ऐसे कि उन्हें प्रश्न मालूम नहीं हो पाते कि किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो देखिए जरा, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना है और भारतीय गणतंत्र का 27वां है और हिमालय राज्यों में इसका 11वां नंबर है और इसका नाम उस समय उत्तरांचल रखा गया और 1 जनवरी 2007 को यह उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम हो गया। गठन होने के बाद 2001 में, ध्यान देना इंपोर्टेंट है, 2001 में राज्य के लिए प्रतीक चिन्ह आ गए। तो यहां पर अंडरलाइन करना, उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब हुआ, तो हम लोग कहेंगे उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में हुआ। अब देखो 2001 में उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह बन गए। अब उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह पढ़ेंगे पहले हम। देखें जरा, राज्य चिन्ह, ये यहां पर लिखा है जी राज्य चिन्ह। राज्य चिन्ह कैसा हमारा यहां पर जी, तो हम लोग कहेंगे एक गोलाकार मुद्रा में है राज्य चिन्ह। एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां बनी हुई है, समझ कर चलेंगे जरा। 3 पर्वतों की श्रृंखला, 3 पर्वतों की श्रृंखला है और देखिए इसमें जरा, जो ये 3 पर्वत है यहां पर किस में है, ये एक गोलाकार मुद्रा में है, लगभग गोलाकार मुद्रा में है। और इसमें देखो गंगा की 4 लहरें दिखाई गई है। गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटी और उसमें गंगा की 4 लहरें। और देखो जरा, बीच में जो स्थित चोटी है दोनों चोटियों से ऊंची है। हमने कहा 3 पर्वत चोटी में जो बीच की चोटी है वो ऊंची चोटी है और उनके मध्य में अशोक की लाट बना रखी चोटियों के, उनके मध्य में अशोक की लाट अंकित है, अशोक की लाट। और अशोक की लाट कहां से ली है, हम लोग कहेंगे अशोक की लाट के नीचे मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या कुल कितनी हमारी, 108 है। 108 में से एक मुंडक उपनिषद है और मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते। प्रश्न क्या है हमारे पास, अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, कहां से लेकर लिखा, मुंडकोपनिषद से। ये बात हम लोग देखकर चले। जरा चित्र दिखाते हैं आपको इसका, हम लोग जरा देखना जरा। ये देखो जरा, यह है जी उत्तराखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह, ये प्रतीक चिन्ह है उत्तराखंड राज्य का। तो लगभग गोलाकार मुद्रा है, लगभग जी, अगर देखकर चले इस प्रकार से हम लोग देखें यहां पर, तो लगभग जी, लगभग है यहां पर जी। और पृष्ठभूमि देखो कैसी है, व्हाइट कलर की, सफेद कलर की पृष्ठभूमि है। और ये देखो जरा, यहां पर एक पर्वत चोटी ये रही, एक पर्वत चोटी ये रही यहां पर जी रेड कलर में, और एक पर्वत चोटी ये बनी हुई जी ब्लू कलर में। 3 पर्वत चोटी हो गई और बीच की पर्वत चोटी ऊंची निकल रही है। इस पर्वत चोटी में ही देखो जरा, ये अशोक की लाट है। इस अशोक की लाट के नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते कहां से लिया है, ये लिखा हुआ जो मुंडकोपनिषद से। और देखो यह 4 लहरें नदी की, एक लहर यह है नदी की, एक लहर यह है नदी की, एक यहां पर और एक ये है। तो गंगा की 4 लहरें। और इस राज्य प्रतीक चिन्ह के नीचे क्या लिखा है जी, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड कौन से कलर में लिखा है, नीले कलर में। हमने कहा उत्तराखंड राज्य प्रतीक के नीचे उत्तराखंड राज्य लिखा हुआ है, कौन से कलर में, नीले कलर में। और नदी की लहरें किस कलर में, नीले कलर में। पृष्ठभूमि कैसी है, व्हाइट है। और अशोक की लाट किस कलर में, यहां पर हम लोग देखें रेड कलर में है। और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो मुंडक उपनिषद से लिया। अब ये कौन कौन सी नदी है, हमने कहा एक नदी यहां पर 4 लहरें दिखाई, एक तो गंगा नदी, गंगा की लहरें। दूसरा कहे यमुना, एक यमुना। तीसरा कहे रामगंगा, रामगंगा। और एक नाम लेकर चलेंगे काली, एक नाम लेंगे हम लोग काली। तो ये 4 नदियां हैं यहां पर जो हम लोग देखें, जो दिखाई गई है। यहां पर हम लोग कहें गंगा कहे यहां पर जी, यमुना कहे यहां पर जी, और काली, या हम लोग देखें यहां पर रामगंगा। तो ये नदियां यहां पर देखने को मिल रही है, यहां पर हम लोग पढ़कर चलेंगे इन्हें जी। अब देखो जरा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहां पर, इसी के साथ में हम लोगों ने अभी प्रतीक चिन्ह पढ़ा है जी केवल। अब देखो नेक्स्ट आगे, इसमें प्रतीक चिन्ह के नीचे लिखा है राज्य पुष्प, राज्य पुष्प लिखा है यहां पर, ध्यान देना जरा। उत्तराखंड राज्य पुष्प, ये है राज्य पुष्प। आप लोग बुक को अपने अंडरलाइन करते चलना और जहां जहां पर हम लोग अंडरलाइन करेंगे वही देखना जरा। राज्य पुष्प 4800 से लेकर के 6000 मीटर की हाइट पर राज्य पुष्प मिलता है। अब राज्य पुष्प का नाम क्या है जी, ब्रह्म कमल। राज्य पुष्प का नाम ब्रह्म कमल है यहाँ पर, जो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। और देखो कौन से कुल का पौधा है, एस्टेरेसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल एस्टेरेसी कुल का है। और एस्टेरेसी कुल हम लोग देखकर चले, ये रहा जी एस्टेरेसी कुल का पौधा। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, तो वैज्ञानिक नाम है इसका सोसूरिया अबवेलेटा, अबवेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम। इंपॉर्टेंट है जी पॉइंट।
4800 से 6000, ब्रह्मकमल है, एस्टेरेसिकुल है और सोसूरिया अबवेल्टा। और देखो इसकी उत्तराखंड में कितनी प्रजाति मिलती है, इसकी कुल 24 पॉइंट मुख्य है। और पूरे विश्व में कितनी है, 210। पर्सन आए हुए जी, ध्यान रखना, दोबारा से फिर घूम जाएंगे। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की 24 और पूरे विश्व में 210 प्रजाति है। अब देखो अन्य प्रजाति यहां दे रखी, सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया, सोसूरिया लंपा, सोसूरिया सिमेशोनिया। हम लोग नहीं कहेंगे अभी, आप लोग इन्हें अंडरलाइन करो, जो पॉइंट बता रहे केवल उसे पढ़कर चलो जी। अभी देखो जरा, ब्रह्मकमल, ब्रह्मकमल एक ये नाम मिला यहां पर जी। दूसरा यहां पर एक प्रजाति फेन कमल पड़े इसकी, और एक प्रजाति कस्तूरा कमल। हम लोग ये कहेंगे, आप लोग इनकी पहचान करें, बस इनकी पहचान करें। ये भी ब्रह्मकमल के ही रूप है यहां पर। इसी के साथ में पुष्प कैसे रंग का होता है, बैंगनी रंग का ब्रह्मकमल का पुष्प। और कहां मिलता है ब्रह्मकमल अधिकांशतः, यहां पर फूलों की घाटी और केदारनाथ, साथ में एक पिंडारी ग्लेशियर, इन्हें भी याद रखें। इंपोर्टेंट है पॉइंट यहां पर पेपर में आया हुआ, स्थानीय भाषा में ब्रह्मकमल को क्या बोलते हैं, स्थानीय भाषा में तो हम लोग कहेंगे कोलपदम। ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम है, क्या मिलेगा स्थानीय भाषा में नाम, कोलपदम। अब देखो ब्रह्मकमल के विषय में, ब्रह्मकमल का वेदों में भी उल्लेख है और महाभारत में ब्रह्मकमल के विषय में वर्णन है। वन पर्व, महाभारत के वन पर्व। अब पर्व क्या होता है, जैसे हमारी किताब है उसमें हम लोग देखते हैं चैप्टर होता है, अध्याय होता है। महाभारत का जो चैप्टर या अध्याय होता है उसे बोलते हैं पर्व। तो वहां पर एक चैप्टर का नाम है जी वन पर्व। वन पर्व महाभारत में, वन पर्व में इसका क्या नाम मिलता है, सुगंधित पुष्प। वन पर्व में इसे क्या कहा गया है जी, सुगंधित पुष्प कहा गया है। इस पुष्प को केदारनाथ में जो भगवान शिव का मंदिर है वहां पर प्रसाद के रूप में इसे बांटा जाता है। ब्रह्मकमल केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव का जो मंदिर है वहां पर हम लोग देखते हैं इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जो ब्रह्मकमल है। और देखो इसकी पौधे की ऊंचाई कितनी है, 70 से 80 सेंटीमीटर। और इसके पुष्प खिलने का टाइम है जुलाई से कब तक, सितंबर तक। हम लोग देखें पुष्प कब से कब तक खिलता है इसका, जुलाई से सितंबर तक पुष्प खिलता है। मात्र 3 माह ही इसका फूल खिलता है यहाँ पर जी। और इसका पुष्प देखो बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। और कहाँ, टहनियों में नहीं लगता ये, बल्कि पीली पत्तियों से निकलता है। पीली पत्तियों से निकले कमलपात में पुष्प गुच्छे के रूप में रहता है जिसकी ये पुष्प जी। हमने कहा जुलाई से लेकर सितंबर तक खिलता है, 3 माह तक लगभग खिलता है जी ये पौधा जी, इसके पुष्प जी। देखो ब्रह्मकमल में। अब देखो जो ब्रह्मकमल के विषय में हम लोगों ने बात जानी, यहाँ पर नदियों के नाम भी जान लिए हम लोगों ने। इसी के विषय में एक पॉइंट और बता देते हैं जी आपको, उसे किताब में जहां पर हम लोग लिखेंगे वहीं पर आप लोग ऐड करके चलना। देखो यहाँ पर स्पेस है और ये है जी ब्रह्मकमल। अगर इसे हम लोग देख कर चले, एक सुगंधित पुष्प है, ये सुगंधित पुष्प है। इसे हम लोग कहें यहाँ पर जी हिमालय में इसे क्या बोलकर चलते हैं जी हम लोग, हिमालय पुष्पों का सम्राट, हिमालय पुष्पों का सम्राट सॉरी, हिमालय पुष्पों का सम्राट कौन से पुष्प को बोलते हैं, तो हम लोग नाम लेकर चलेंगे यहां पर जी, सम्राट। यह है जी ब्रह्मकमल सॉरी, ब्रह्मकमल को जानते हैं हम लोग हिमालय पुष्पों का सम्राट। पॉइंट को ऐड करके चलना यहां पर जरा आगे देखो जरा। आगे लिखा जी राज्य पक्षी, ये लिखा राज्य पक्षी। उत्तराखंड का राज्य पक्षी हम लोग देखें, उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन है जी, मोनाल। यह है जी उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल। इसे क्या घोषित किया है, हिमालय का मयूर, हिमालय मयूर के नाम से जानते हैं। और देखो ये कितनी हाइट पर मिलता है, 2500 से लेकर के 5000 मीटर की ऊंचाई पर, 2500 से लेकर के 5000 मीटर की ऊंचाई पर क्या मिलता है जी, मोनाल। अब पीछे पढ़ा था आप लोगों ने कि जो राज्य हम लोग देखकर चले हैं यहाँ पर, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल यहाँ पर पढ़ते हैं 4800 से लेकर 6000 की मीटर की ऊंचाई पर। और यह यहाँ पर पढ़ा हम लोगों ने तो 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई पर। ये हाइट भी, वैज्ञानिक नाम भी, सबकी तुलना करनी जी बाद में याद रखने के लिए। तो आप लोग तरीके से पढ़ोगे इसमें जब हमारे साथ काम करोगे इसमें। अब देखो मोनाल राज्य पक्षी है, डफिया इसी प्रजाति का है। मोनाल और डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, लेकिन मोनाल कैसा पक्षी है, मोनाल तो मोनाल हम लोग कहेंगे स्त्रीलिंग है, मोनाल मतलब मादा पक्षी है, स्त्रीलिंग है ये। और डफिया कैसा है, डफिया पुल्लिंग पक्षी है, मतलब नर है, डफिया नर है। और देखो कहाँ मिलता है जी, हम लोग जानकर चलेंगे आगे। पहले तो ध्यान दें, हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है जी, हिमाचल प्रदेश में मिलता है। हिमाचल प्रदेश ने इसे अपना राज्य पक्षी बना रखा है। नेपाल देश ने इसे अपना राष्ट्रीय पक्षी बना रखा है मोनाल को। आप लोग एक बार चेक कर लेना करंट में 2024 में हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी अभी क्या है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। यदि आपका चेंज हो गया है तो उसे ही ऐड करके चलना जी आगे जरा। मोनाल का वैज्ञानिक नाम इंपोर्टेंट है पेपर के लिए, वैज्ञानिक नाम इंपोर्टेंट है। और क्या नाम है, लोपोफोरेंस
इम्पिजेनस, इंपोर्टेंट पॉइंट, लोपोफोरस इम्पिजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। अब इसकी प्रजाति देखो जरा, इसकी मुख्यतः 4 मुख्य प्रजाति है। अब देखो पीछे प्रजाति लिखी थी वहां पर जी ब्रह्म कमल की, वहां पर 24 संख्या और 210 हमने पढ़ा, केवल संख्या पढ़ी, वहां पर प्रजातियों के नाम उदाहरण नहीं पढ़े, लेकिन यहां पर उदाहरण पढ़ेंगे। ये उदाहरण इंपोर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं जी। इपेलेश, इपेलेश प्रजाति है किसकी जी, यहां पर जी हम लोग कहेंगे राज्य पक्षी मोनाल की। स्केलेटरी, एक स्केलेटरी देखे, एक ल्यूरी देखे, तो इपेलेस, स्केलेटरी, ल्यूरी और ल्यूपोफोरेंस, ये प्रजाति याद रखेंगे जो 4 नाम बताए आपको राज्य पक्षी के। इनके अतिरिक्त देखो उत्तराखंड के अतिरिक्त कश्मीर में, असम में, नेपाल में इस पक्षी को क्या बोलते हैं, मनियाल या मुनाल कहते हैं वहां पर जी। और इसकी पूंछ कैसे रंग की होती है, यहाँ पर जी पूंछ देखे इसकी हरे रंग की। कभी कभी विशेषताओं को बना देता है पर्सन, हालांकि ये इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अंडरलाइन कर देते हैं, कभी कभी बन जाते हैं ऐसे पर्सन भी। इंपोर्टेंट क्या बनेगा यहाँ से वो बता देते हैं जी। और आपको जी जो यहाँ पर नर पक्षी होता है उसके सिर पर, नर पक्षी के सिर पर, नर के सिर पर कह रहे एक रंगील, रंगील लिखा है, रंगीन है जी, ये ना बनाना इसका जी, ना रंगील कलगी मिलती है। कलगी कैसी होती है, जैसे आपने देखा होगा मोर, मोर के सिर पर आप लोग देखते हैं एक धवसा दिखता है निकला हुआ छोटा सा, एक हम लोग देखते हैं मोर के सिर पर इस प्रकार से बना रहता है जो ऊपर धवसा, ये मोर के सिर पर जब आप लोग देखकर चलते हैं ऊपर ये धवसा निकला रहता है, इसे कलगी बोलते हैं जी। तो यहाँ पर नर डफिया है, नर तो मादा है मोनाल, नर जो पक्षी है उसके सिर पर मिलेगी कलगी यहाँ पर जी। और देखो इसकी विशेषता, ये घोंसला नहीं बनाती है ये पक्षी, ये कहाँ रहती है फिर, हम लोग कहेंगे चट्टान या पेड़ के छिद्र में अंडे देते हैं जी मोनाल पक्षी, घोंसला नहीं बनाते। और इनका प्रिय भोजन, इंपोर्टेंट पेपर में आ रखा है, प्रिय भोजन आलू, आलू इनका प्रिय भोजन है। यहाँ पर देखकर चले, जहां पर भी हम लोग देखते हैं मोनाल पक्षी मिलता है वहां पर आलू की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जी मोनाल पक्षी, क्योंकि प्रिय भोजन है, सारे आलू निकाल देता है वहां पर किसानों के जी, खराब कर देता है फसल को बिल्कुल जी वहां पर। तो देखते हैं ये फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है जहां पर आलू की खेती होती है। अब जो मोनाल पक्षी है इसका प्रयोग मांस और खाल के लिए कर रहे हैं, शिकार बहुत अधिक हो रहा है जी मोनाल का जी, दिनों दिन इसकी संख्या घट रही है। इस कारण से मोनाल को एक संस्था है IUCN, इसकी लाल सूची में इसे शामिल कर दिया गया। लाल सूची का मतलब है कि यह संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है, इसका बचाव होना चाहिए, यहां पर IUCN ने इसे लाल सूची में घोषित करके बताया। और देखो जो हमने पढ़ा यहां पर मोनाल पक्षी, मोनाल पक्षी को अगर बताकर चले हम लोग यहां पर जी, इसका वैज्ञानिक नाम आप लोगों ने पढ़ दिया। अगर कहें ये कि सर्वाधिक कहां मिलता है और इसका बचाव के लिए क्या कार्य हो रहा है यहां पर जी, तो अगर देखकर चले हम लोग 1972 में हम लोग देखकर चले, यहां पर लिख देते हैं जरा 1972 का वन अधिनियम, 1972 वन अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम कहेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम में मोनाल को संरक्षित किया गया है, मतलब इसके बचाव के लिए कब से कार्य हो रहा है, 1972 अधिनियम से इसके लिए बचाव के लिए काम किया गया। अगर हम लोग देखकर चले ये जो मोनाल पक्षी है आपका, मोनाल सर्वाधिक कहाँ मिलता है, ये मोनाल पक्षी हम लोग देखकर चलेंगे सर्वाधिक मात्रा में मिलता है केदार घाटी में, ये केदार घाटी में अधिक मिलता है देखने को, हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर जी केदार घाटी, केदार घाटी आप लोग ऐड करके चलना मोनाल पक्षी पर कि सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है, तो हम लोग कहेंगे केदार घाटी, केदार घाटी में सर्वाधिक पाया जाता है, केदार घाटी में सर्वाधिक पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है मोनाल पक्षी पाया जाता है, केदार घाटी में सर्वाधिक पाया जाता है। और बताए आपको मोनाल के विषय में ही जरा ध्यान देंगे जरा पॉइंटों पर। अब देखो ये पक्षी है मोनाल, ये यहाँ पर देखो मोनाल है, यहाँ पर हमें स्पेस मिल रहा है मोनाल पर जी, हम लोग यहीं पर लिख रहे हैं जी जरा पॉइंट को। मोनाल पक्षी के विषय में बताए इसका परिवार कौन सा है, इसके परिवार का नाम क्या है, तो हम लोग इसके परिवार का नाम बता रहे हैं, इंपोर्टेंट परिवार का नाम है जी, लिख कर चलना। हम लोग कहेंगे फैजेंडा परिवार, 2 मात्रा है फ पर, ज पर 1 मात्रा लगानी है, अण और ड, फैजेंडा, हम लोग कहेंगे परिवार का नाम है फैजेंडा परिवार। तो परिवार कौन से परिवार से मिल रहा है जी, तो फैजेंडा परिवार से मोनाल पक्षी है। सभी पॉइंट ऐड करके चलना किताब में जरा जो हम लोग आपको बता रहे जी। आगे देखो जरा राज्य पशु, यहां पर अब देखो मोनाल पक्षी है आपका किस प्रकार का होता है जरा जानो जरा, ये देखो जरा, ये है जी मोनाल। और देखो हम लोग अभी बता रहे थे यहां पर जी, ये है जी कलगी, ये कलगी है जी सिर पर जी मोनाल पक्षी, इस प्रकार का बड़ा प्रिय लग रहा है जी, देखो देखने में यहाँ पर जी मोनाल पक्षी, मोनाल पक्षी बहुत अच्छा सुंदर दिख रहा है जी यहाँ पर जी। ये है यहाँ पर जो आलू की खेती का हम लोग देखते हैं विनाश कर देता है एक प्रकार से मोनाल पक्षी। चले आते हैं जरा हम लोग उसी पॉइंट पर अपने जरा देखते हैं जरा,
हम लोग आ गए थे राज्य पशु पर। देखिए जरा, राज्य पशु सभी लोग अंडरलाइन करके चलते रहना जहां पर हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं। ये मिलता है 3600 से लेकर के 4400 मतलब 4400 मीटर की ऊंचाई पर। एक हमने पढ़ा था पीछे वहां पर जी, अभी 2500 से 5000 पढ़ा, और पीछे भी देख कर आए आप लोग ब्रह्म कमल को, आप लोग देख कर आए 4800 से 6000 यहाँ पर जी, और 2500 से 5000 इसे देख कर आए हो यहाँ पर जी, जो ये पढ़ा था 2500 से 5000। आप लोग सभी की हाइट और सभी के वैज्ञानिक नाम तुलना करके याद करने जी, बाद में तरीका याद रखना जो बता रहे, सभी की जो कॉमन बातें में एक साइड में करके आप लोग अपने मन में पहले इन्हें ध्यान से मंथन करोगे, चिंतन करोगे इनका जी। देखो जरा, राज्य पक्षी मिला है, राज्य पशु सॉरी, राज्य पशु कौन है हमारा? कस्तूरी मृग राज्य पशु है, और कितनी ऊंचाई पर? 3600 से लेकर 4400 मीटर की। इसी के साथ देखो इसका अवैध शिकार बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके कारण विलुप्त मतलब समाप्त होता जा रहा है जी। और देखो कहाँ मिलता है ये? केदारनाथ में मिलता है, फूलों की घाटी में मिलता है, उत्तरकाशी में मिलता है, पिथौरागढ़ में मिलता है, जो आपका राज्य पशु कस्तूरी मृग। कितनी ऊंचाई पर मिल रहा है? 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर सामान्यतः पाया जा रहा है, 2000 से 5000। इस मृग की कितनी प्रजाति उत्तराखंड में पाई जा रही है जी? 4 प्रजाति इसकी पाई जा रही है। अब देखो कैसे, हमने कहा बहुत बच्चे से छोड़ देते हैं कि यहाँ मतलब उत्तराखंड, हम लोग देखें उत्तराखंड में इसकी प्रजाति कितनी है? 4। इंपोर्टेंट है जी ये नाम, ये यहाँ पर इंपोर्टेंट है नाम, देखकर चलना जरा ध्यान से। अब देखो 2000 से 5000 है, 3600 से 4400 भी कह सकते हैं, केदारनाथ फूलों की घाटी यहाँ पर मिल रहा है। अब देखो ये इसके अतिरिक्त कहाँ मिलता है? कश्मीर में मिलता है, हिमाचल में मिलता है, और सिक्किम में मिलता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हम लोग कहेंगे मास्कस क्राइसोगास्टर, इसका वैज्ञानिक नाम मिलेगा मास्कस क्राइसोगास्टर। इसे क्या नाम देते हैं? और हिमालय मस्क डियर, हिमालय मस्क डियर राज्य पशु कस्तूरी मृग को हिमालय मस्क डियर कहते हैं। अब देखो इसका रंग कैसा है? रंग हम लोग कहेंगे इसका भूरा है, भूरे रंग का होता है जी हिमालय मस्क डियर। ये हिमालय मस्क डियर कितनी, देखिए ऊंचाई इसकी कितनी है? लगभग 20 इंच की ऊंचाई लगभग जी। वजन कितना है यहाँ पर जी? वजन देखिए हम लोग इसमें यहाँ पर जरा ये लिखा है यहाँ पर जरा वजन 10 से लेकर के 20 kg तक होता है जिसका वजन। अब देखो ये जो घ्राण और श्रवण शक्ति है इंपोर्टेंट है जी, इंपोर्टेंट है। घ्राण किसे बोलते हैं? हमने कहा घ्राण बोलते हैं सूंघने की शक्ति, सूंघने, हम लोग कहेंगे सूंघने की जो शक्ति है बहुत ज़्यादा होती है इसमें, सूंघने की शक्ति को घ्राण कहते हैं जी। सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। और श्रवण क्या होता है? आप लोग इसे तो जानते ही हो, ये होता है सुनने की शक्ति। आप लोग देखते हो जब ये दौड़ता है तो पीछे मुड़कर बार बार देखता है जी, ये पीछे देखता रहता है, इसे आवाज़ आती है तो सुनने की शक्ति, तो सुनने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा होती है जी इसमें जी, सुनने की शक्ति। तो घ्राण है सूंघने की और श्रवण है सुनने की। आत्मरक्षा के लिए सींग नहीं होते हैं इसका जी, ये देखो यहाँ पर जी, आत्मरक्षा के लिए सींग के बजाय क्या मिलते हैं? 2 बड़े दांत मिलते हैं, इंपोर्टेंट, 2 बड़े बड़े दांत मिलते हैं जिसके। और देखो जो बाहर की ओर निकले रहते हैं। औसत आयु कितनी है इसकी? 20 वर्ष। अब ये इतनी बातें क्यों पढ़ रहे हैं हम इसके लिए? कभी कभी क्या होता है कि विशेषता बना देता है प्रश्न में, कहता है कि इतना वजन है इसका, 2 बड़े दांत होते हैं, नहीं सींग होते हैं इसके यहाँ पर जी, और कितनी औसत आयु होती है, निम्न में से क्या यहाँ पर राज्य पशु के लिए हम लोग देखते हैं नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी, इसलिए कुछ मुख्य पॉइंट देख रहे हैं क्योंकि राज्य प्रतीक है। अब देखो जरा, इसने कहा कस्तूरी सुगंधित द्रवित पदार्थ होता है जी कस्तूरी। यदि एक बार हाथ पर लगा दे इसे और फिर हाथ को धुल भी लेना आप लोग, तो 3-4 दिन तक सुगंध नहीं जाती जी हाथ से जी, इतनी सुगंध आती है जी कस्तूरी में से, जो ओरिजिनल कस्तूरी होती है जी। मार्केट में आप लोग देखते हो नकली माल बहुत मिलता है जी चीज़ों पर। तो देखो कस्तूरी केवल किससे मिलती है? नर मर्ग से मिलती है, मतलब पुल्लिंग से मिलती है, मादा से नहीं। नर मर्ग से कस्तूरी पाई जाती है, जिसका निर्माण 1 वर्ष से अधिक आयु के मर्ग में के जननांग के समीप ग्रंथि से स्रावित द्रव निकलता है, नाभि के पास होता है, नाभि के पास। तो नाभि में होती है जी ये कस्तूरी, और 1 वर्ष के बाद बननी शुरू होती है। और किस में होती है जी? नर में होती है जी, स्त्रीलिंग में नहीं होती जी। तो देखो जी नर का ही ऑपरेशन किया जाता है जिसमें यहाँ पर कस्तूरी निकालने के लिए। और कहाँ मिलती है? नाभि में मिलती है, याद रखेंगे जरा। और देखो एक मर्ग से एक बार में कितनी मिल जाती है? 30 से 45 ग्राम मिलती है जी, 30 से 45 ग्राम कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। इंपोर्टेंट है जी पॉइंट, एक बार में कितनी कस्तूरी प्राप्त कर सकते हैं? 30 से 45, आते रहते हैं ऐसे प्रश्न। और जैसे आज कस्तूरी निकाली तो फिर कब निकाल सकते हैं उससे? 3 वर्ष बाद। तो 3-3 वर्ष के अंतराल पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं जी? कस्तूरी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज निकाली 10 दिन बाद फिर ऑपरेशन कर दो जी कस्तूरी मर्ग का वहाँ पर जी, ऐसा नहीं होगा। तुम लोग देखें 3-3 वर्ष के अंतराल पर ये कस्तूरी मिलती है। बहुत ही सुगंधित पदार्थ है, और इसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर जी जो है यहाँ पर ये दवाई के लिए भी इसका प्रयोग होता है जी। अब देखो इसका उपयोग लिखा भी, देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर लिखा है इसका उपयोग सुगंधित सामग्री के अतिरिक्त दमा रोग में,
दमा के लिए, और यहाँ पर देखो हृदय रोग के लिए, निमोनिया के लिए, टाइफाइड के लिए, कस्तूरी इंपॉर्टेंट है जी यहाँ पर जी। आप देखो मिर्गी के लिए, इन सब बीमारियों के लिए हम लोग देख कर चलते हैं यहाँ पर जी। क्या है जी, कस्तूरी बहुत मुख्य है यहाँ पर जी, जो इन बीमारियों के काम आती है जी। कस्तूरी की मांग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मांग है, एवं मूल्य भी बहुत अधिक है। इस कारण से क्या हो रहा है जी, अवैध शिकार हो रहा है जी, कस्तूरी मृग का शिकार किया जा रहा है, मांग अधिक होने के कारण और मूल्य बहुत ज़्यादा होने के कारण कस्तूरी का, इस कारण से शिकार हो रहा है। इस कारण से इनकी संख्या दिनों दिन घट रही है। अब देखो 1972 में जैसे इसका शिकार होने लगा, तो 1972 से ही इसके लिए भी इसके सरकार ने इसके संवर्धन, इसकी वृद्धि के लिए मतलब, और इसके संरक्षण, संरक्षण मतलब बचाओ, संवर्धन, संवर्धन मतलब इसकी वृद्धि की जाए, घटे ना ये, इनके बचाव के लिए 1972 से ही प्रयास कर रही है सरकार, लेकिन विशेष सफलता नहीं मिल पाई। अब देखो कस्तूरी मृग के लिए जी, आगे चलो जरा। अब देखो जरा 1972 में कस्तूरी मृग के लिए चमोली में केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। चमोली में कस्तूरी मृग विहार, कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कभी हुई, 1972 में हुई है यहाँ पर जी। और 1977 में क्या, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र बना। कई बार पेपर में आ रखा प्रश्न, ध्यान रखना जरा। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कब का है, 1977 का, और कहाँ पर है लिख कर चलना, जिसे याद है उसे भी, भले किसी को मालूम है लिख कर इसलिए चलना, क्योंकि जब चीजें बार बार सामने आएगी एक ही जगह पर आपके, तो आप लोगों के याद हो जाएगी। हम लोग कहेंगे बागेश्वर, बागेश्वर में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है, बागेश्वर में, बागेश्वर में है महरूड़ी कस्तूरी मृग। आप लोग इसे लिखकर चलना, भले ही किसी बच्चों ने पढ़ रखा है, कारण यह है कि यही तरीके गलत कर रखे हैं कि उन्हें सब कुछ याद है, और उन्हें यह भी मालूम है कि यह सब चीजें हमें दूसरी बुक में मिल जाएंगी कहीं पर। लेकिन आप लोगों को याद रखना चाहिए कि सोर्स जितने घटाओगे आप लोग, और एक अच्छा सोर्स पकड़ोगे आप लोग, तो उसे बार बार पढ़ोगे तो चीजें लंबे टाइम तक आप लोग रोक पाओगे। अन्यथा आज इस किताब को पढ़ लिया, कल उस किताब को पढ़ लिया, इस किताब को भूल जाओगे। हम लोग सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी एक ही जगह पर कलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, अनावश्यक को छोड़ रहे। जब आप लोग किसी दूसरी किताब को पढ़ते हो तो इंपॉर्टेंट के साथ साथ में फिर अनावश्यक भी पढ़ा जाता है, माइंड में वो भी आता है, तो दिक्कत होती है जी फिर। तो इसलिए बता रहे आपको, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र बागेश्वर में, इसे लिखकर चलना। और 1986 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1986 में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट है, आप लोग जाने कहां पर है, पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। इसी की विशेषता बताए आपको, सर्वाधिक कस्तूरी मृग यहीं पर मिलते हैं, लिख लेना, सर्वाधिक कस्तूरी मृग। भले आप लोगों ने पीछे कहीं भी पढ़ लो जी, लेकिन यहां भी लिखकर चलना, यही तरीका है जी आप लोगों का जो सुधारने का प्रयास करेंगे हम लोग जी। सर्वाधिक कस्तूरी मृग, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अभ्यारण्य, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अभ्यारण्य अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, पिथौरागढ़ में। 1977 में महरूड़ी है, 1986 में अस्कोट है। अब देखो जरा इसमें हम लोग देखें आगे। अब देखो कस्तूरी मृग दिखा देते हैं आपको जी, ये है जी कस्तूरी मृग, ये रहा है यहाँ पर जी, ये कस्तूरी मृग है। और देखो ये सींग यहाँ पर जी, दांत निकले हुए जी, सींग नहीं है यहाँ पर जी, दांत निकले हुए जी। और सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा है जी इसमें, यहाँ पर ध्यान देना जरा। और देखो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सुनने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा है कस्तूरी मृग की, हाइट ज़्यादा नहीं होती है जिसकी जी यहाँ पर जी, जो हम लोग देखेंगे इससे जी। आइए जरा नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब देखो हमने 1977 को पढ़ा, और 1900 यहाँ पर जी हम लोग 82 को देखते हैं। अब ये भी पेपर में आ रखा है जी, कांचूला खर्क, कांचूला खर्क का संबंध किससे, पहला प्रश्न तो ये हम लोग कहेंगे कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग के प्रजनन और संरक्षण से है। कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, कांचूला खर्क, तो हम लोग कहेंगे चमोली में है। और कब का है, 1982 का, इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार उठा है। अब कस्तूरी मृग के विषय में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जाने हैं यहाँ पर, लेकिन इन्हीं के साथ में एक दो पॉइंट और जानना कस्तूरी मृग के विषय में। हम लोग कहेंगे यहाँ पर कस्तूरी मृग कौन से परिवार का है, अगर हम लोग कहें यहाँ पर जी इसका परिवार, कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग को देखकर चले हम लोग यहाँ पर, अंगुलोटा कुल का और मोशिडे परिवार का है। इसका कुल बताए पहले हम लोग, कुल, कुल क्या है इसका यहाँ पर जी, अंगुलोटा, पॉइंट मुख्य है जो वही ऐड कर रहे हैं जी बस, केवल अंगुलोटा, कुल है अंगुलोटा। और देखिए इसका परिवार कौन सा है, परिवार बताएं आपको हम लोग, तो परिवार ध्यान रखना जरा, परिवार, परिवार कौन सा है, मोशिडे परिवार, परिवार का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोशिडे, मोशिडे परिवार, परिवार का नाम मोशिडे है, और कुल का नाम अंगुलोटा है। और इसका अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जी, मुख्य भोजन क्या है, अगर इसके भोजन की बात करें यहाँ पर, भोजन हम लोग कहें इसका भोजन क्या है, जैसे मोनाल का पढ़ा था आलू, तो इसका भी है जी एक, इसका भोजन का नाम है केदार पाती, केदार पाती एक मुख्य भोजन है जी इसका यहाँ पर जी, केदार पाती, तो इसका भोजन है जी केदार पाती, ध्यान देकर चलेंगे जरा।
केदारपाती इसका भोजन है। कुछ मुख्य पॉइंट है जो इसके लिए हमें जानने हैं, यहाँ पर जो ऐड किए हम लोगों ने। आगे चले जरा, यहाँ पर आगे लिखा जी राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष है जी आपका बुरांस, राज्य वृक्ष बुरांस है। और देखो बुरांस के जो पुष्प है कब के, बसंत के मौसम में, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं बसंत के मौसम में। और देखो राज्य वृक्ष का नाम क्या है जी, बुरांस है हमारे राज्य वृक्ष। कैसा वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष है बुरांस, और बसंत के मौसम में इसके पुष्प खिलते हैं। वानस्पतिक नाम क्या है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम, इंग्लिश में भी देखें रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम इसका वैज्ञानिक नाम है। और देखो ये देखो यहाँ पर जरा, मैदान में नहीं उगाया जाता है, कहाँ मिलता है, पर्वतीय वृक्ष है ये जो बुरांस है। 1500 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई पर हम लोग देखते हैं बुरांस मिलता है। पीछे जो हाइट पढ़ी है आप लोगों ने वहां पर, उन्हें भी याद रखना जरा। अब देखो 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह बुरांस मिलता है। जो बुरांस का फूल होता है, पुष्प होते हैं, वो चटक लाल रंग के होते हैं। इंपोर्टेंट है जी ये शब्द। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, 4000 से ऊपर चलते जाएंगे, तो चटक लाल रंग से हल्का रंग होता चलेगा। जैसे देखो हम लोग देखें, ऊपर बढ़ने पर फूलों का रंग, फूलों का जो रंग है हल्का, पहले गहरा लाल था, अब फिर हल्का लाल होने लगा, और 11000 फीट की ऊंचाई पर तो कैसा हो जाता है, हम लोग देखें सफेद रंग के बुरांस मिलते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है जी कि सफेद रंग के बुरांस कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं, तो 11000 फीट की ऊंचाई पर सफेद रंग के बुरांस देखने को मिलते हैं जी, 11000 फीट की ऊंचाई पर। इसी के साथ देखो जरा मकर संक्रांति, यहां पर लिखा ना मकर संक्रांति, बुरांस का पुष्प मकर संक्रांति के बाद गर्मी, मकर संक्रांति के बाद गर्मी बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे खिलना शुरू होता है और बैसाखी तक पूरा खिल जाता है। लेकिन जितनी गर्मी अधिक होगी, देखो लिखा ना, गर्मी बढ़ जाने के कारण बाद में इसके फूल सूखकर गिरने लगते हैं जी। तो मकर संक्रांति से लेकर बैसाखी तक इसका फूल अच्छा खिलता है। और बुरांस के जो फूल है यहाँ पर देखकर चले, बुरांस के फूलों का उपयोग किस लिए करते हैं, जूस बनाते हैं। और जूस से क्या होता है, हृदय रोगियों को फायदा मिलता है। जो हृदय रोगी, हार्ट की बीमारी है जिन्हें, उनके लिए बुरांस का जो पुष्प है बहुत इंपॉर्टेंट है जूस। उससे देखो और क्या होता है, इससे रंग भी बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है जी पॉइंट जी, देखिए जरा इसमें, इससे रंग भी तैयार होता है, हम लोग पढ़ेंगे यहां पर। अब देखो जो बुरांस है यहाँ पर जी, इसके वृक्ष की ऊंचाई कितनी है, 20 से 25 फीट बुरांस के वृक्ष की। और लकड़ी देखो कैसी है यहाँ पर जी, इसकी लकड़ी अगर देखें हम लोग, बहुत मुलायम होती है। इसका उपयोग किस लिए होता है, ईंधन के रूप में। और देखो यहाँ पर इसके जो पत्ते होते हैं बहुत मोटे होते हैं, और इसका प्रयोग किस लिए होता है, खाद बनाने में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप लोग देखो जरा कि इसकी लकड़ी हम लोग देखते हैं मुलायम होती है, उपयोग किस लिए करते हैं, ईंधन के लिए करते हैं। पत्ते मोटे होते हैं और उसका उपयोग खाद के लिए, लकड़ी का उपयोग भी होता है, और देखो इसके पत्तों का उपयोग भी होता है, और साथ में इसके यहाँ पर हम लोग देखें पुष्पों का उपयोग। पुष्प का उपयोग आप लोगों ने जाना है, यहाँ पर देखो जरा, अभी हम लोगों ने पढ़ा। देखो ये है, दिखाते हैं आपको जरा, ये है बुरांस, ये बुरांस है जी आपका, ये वाला, ये बुरांस है। इसके जो पुष्प है ये हम लोग देख कर चले, इनसे जूस निकाला जाता है, जो हम लोग देख कर चले हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है इसका जूस। इसकी जो लकड़ी है यहाँ पर हम लोग देखे, ये ईंधन के लिए यहाँ पर जी। और इसके जो पत्ते होते हैं, मोटे होते हैं जी पत्ते, ये खाद के रूप में काम आते हैं जी यहाँ पर। तो हर तरीके से हम लोग देख कर चले बुरांस का उपयोग हो रहा है। आप लोग जानते हो यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा है, राज्य वृक्ष बुरांस पढ़ा है। एक इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट और देख ले जरा, बुरांस का बहुत ज्यादा कटान हो रहा है कि इंपोर्टेंट वृक्ष है जी, और इसी कारण से इसे 1974 के अधिनियम में संरक्षित किया गया। इंपोर्टेंट है पॉइंट, ये जो अधिनियम है ये बहुत मुख्य पढ़ेंगे, कभी भी प्रश्न बन जाते हैं जी, ये बहुत मुख्य पढ़ेंगे, इसलिए इन्हें ध्यान से पढ़कर चलना आप लोग। 1974 के अधिनियम में इसे संरक्षित किया गया है जो बुरांस है। अगर आपको बताए कि उत्तराखंड का हरा सोना किसे कहते हैं, हम लोग कहने लगे उत्तराखंड का हरा सोना किसे कहते हैं। आप लोग बुरांस है, इससे ऊपर ही कहीं पर खाली जगह है तो लिख कर रखना जी, उत्तराखंड का हरा सोना किसे कहते हैं, हरा सोना। बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन जो नए बच्चे में ध्यान देना। हम लोग कहेंगे बांज वृक्ष। अब बहुत लोग, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बांज वृक्ष को उत्तराखंड का हरा सोना क्यों कहते हैं। बांज वृक्ष को हम लोग कहेंगे जो इसकी लकड़ी है, हम लोग कहेंगे इसकी लकड़ी है जो, उसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है, और ईंधन भी इतना अच्छा निकलता है कि उससे क्या बनता है जी, हम लोग देखें कोयला। कोयला जो भट्टियों में यूज करते हैं, एक हम लोग देखते हैं अच्छा ताप देता है, वो बांज वृक्ष हम लोग देखकर चलते हैं। तो कोयले के लिए इसकी लकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है ईंधन के लिए। अगर बांज वृक्ष को बताए आपको कि जैसे नदी के आसपास ये होता है तो वहां पर भूमि के कटान को भी रोकता है, तो हम लोग पढ़ेंगे भूमि के कटान को रोकने का काम भी करता है। भूमि कटान भी रोकता है बांज वृक्ष। साथ में देखें हम लोग इसी में अगर देख कर चले बांज वृक्ष कोई, इसके जो पत्ते हैं बांज वृक्ष के, इसके पत्तों का उपयोग किस लिए करते हैं,
तो इसके पत्तों का उपयोग दो तरीके से देखो, हम लोग देखें चारे के रूप में अपने पशुओं को भी खिलाए जाते हैं पत्ते, साथ में इसके पत्तों का उपयोग और कैसे होता है, खाद तैयार करने में भी इसके पत्तों का प्रयोग होता है। तो तरह तरह से हम लोग देखते हैं बांज वृक्ष का एक एक पॉइंट हम लोग देखकर चले यहाँ पर कि लकड़ी कोयले में और ईंधन में प्रयोग हो रही है, और पत्ते चारे में और खाद बनाने में प्रयोग हो रहे हैं, और पूरा ही वृक्ष भूमि कटान रोक रहा है यहाँ पर जी। ये दलदली भूमि के आसपास मिलता है वहां पर जी। जैसे आप लोग देखते हैं कोई नदी नाले जा रहे हैं, वहां पर बांज वृक्ष मिल जाता है देखने को, तो यहाँ पर भूमि के कटान को रोकने लगता है, जो पानी का कटान करते हैं जो वहां पर जी, पानी के कटान से भूमि कटती है जो वहां पर, उससे रोकता है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड का हरा सोना कौन मिलेगा हमें, तो हम लोग पढ़कर चलेंगे बांज वृक्ष को उत्तराखंड का हरा सोना कहेंगे यहाँ पर जी। अब देखिए जरा हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट देखे, तो यहाँ पर जाने जरा, हम लोगों ने राज्य वृक्ष को देखा है, और राज्य वृक्ष के साथ में देखे जरा आगे हम लोग क्या पढ़ा है यहाँ पर जी, तो इसे पॉइंट को देखेंगे हम लोग यहीं पर पढ़कर चले हैं जी। ये आपका था कस्तूरी मर्ग को पढ़ा हम लोगों ने, कस्तूरी मर्ग के साथ में ही हम लोग देख कर चले यहाँ पर राज्य प्रतीक चिन्ह पढ़ा हम लोगों ने, प्रतीक चिन्ह पढ़े, और राज्य पुष्प ब्रह्म कमल को पढ़ा है, पशु को पढ़ा है, और पक्षी को पढ़ा मोनाल को। ये सब बातें हम लोगों ने जान ली है। इन्हीं के साथ में कुछ पॉइंट हम लोग देख कर चले और भी यहाँ पर जी, आप लोग किताब में ही ऐड करना। यदि आप लोग कॉपी ले रहे हो तो उस पेज को वहाँ पर उस पेज पर लिखना, और लिख करके जहाँ पर प्रतीक चिन्ह दिए हैं एक चिट्ठी सी निकालना कटिंग करके, जितना आप लोग लिख दोगे, और प्रतीक चिन्ह के पास में ले जा करके किताब में चिपका देना। और क्या लिखने वाले, इंपोर्टेंट पॉइंट लिखने वाले जी हम लोग उस पेज पर थोड़े से जरा देखना जरा। अगर हम लोग ये कहें यहाँ पर जी उत्तराखंड की राजभाषा, कुछ पॉइंट बस मुख्य और एडवांस कुछ नहीं जी, ये पॉइंट आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ पॉइंट एक जगह कलेक्ट करवा रहे जी आपको जी। उत्तराखंड की राजभाषा, दूसरी राजभाषा कहें हम लोग, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है दूसरी राजभाषा, अगर हम लोग आपको कहे तो उसका नाम क्या होगा, तो हम लोग देंगे संस्कृत। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या है जी, संस्कृत। और कब घोषित हुई संस्कृत, हम लोग कहेंगे 2010 में संस्कृत। तो प्रथम कौन सी है, हमने कहा उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है, उत्तराखंड की प्रथम, हम लोग नाम देंगे उसका हिंदी। उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी है। अगर इसी के साथ में देखकर चले उत्तराखंड राज्य में राज्य तितली कौन सी है, राज्य तितली बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। राज्य तितली का नाम बताना है उत्तराखंड में यहाँ पर जी। और दूसरा पॉइंट यह है कि उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य है राज्य तितली घोषित करने वाला, और पहला कौन है आप लोग बताएं जरा। उत्तराखंड की राज्य तितली, इसका नाम है कॉमन पिकॉक, हम लोग कहेंगे कॉमन पिकॉक, उत्तराखंड की राज्य तितली, कॉमन पिकॉक उत्तराखंड की राज्य तितली। अब यहाँ पर देखकर चले इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा कॉमन पिकॉक का, तो उस वैज्ञानिक नाम को देखेंगे पेपिलियो बाइनर, वैज्ञानिक नाम होगा पेपिलियो बाइनर, इसका वैज्ञानिक नाम पेपिलियो बाइनर है। अब देखो हम लोग देखकर चले पेपिलियो बाइनर, ये पेपिलियो बाइनर या कॉमन पिकॉक को हम लोग कहे इसका निवास कहाँ है, अगर निवास की बात करें हम लोग इनका निवास, तो निवास कहेंगे टिमरू के पेड़ पर, निवास है टिमरू के पेड़ पर, टिमरू वृक्ष पर इनका निवास है, वहीं पर रहना। अब राज्य तितली कब घोषित की गई थी, हम लोग पढ़ेंगे यहां पर 7 नवंबर 2016 में इसे राज्य तितली घोषित किया गया, 7 नवंबर। और देखो उत्तराखंड कौन से नंबर का है, 5वें नंबर का, हम लोग कहेंगे उत्तराखंड 5वां राज्य है, उत्तराखंड 5वां राज्य है, 5वां राज्य है राज्य तितली घोषित करने वाला। तो पहला राज्य कौन है, अगर हम लोग यहां पर देखें कि पहला राज्य कौन मिलेगा, हम लोग कहेंगे प्रथम राज्य कौन मिलेगा, प्रथम राज्य मिलेगा महाराष्ट्र, हम लोग प्रथम राज्य का नाम लिखेंगे महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने किसी तितली को राज्य तितली घोषित किया। एक पॉइंट और जाने, अब हम लोग देखें कॉमन पिकॉक या पेपिलियो बाइनर के स्थान पर हम लोग देखें क्या नाम आ गया वर्तमान में, अगर वर्तमान में हम लोग कहें यहाँ पर क्या नाम चल रहा है जी यहाँ पर जी, तो उसे कहेंगे बुली बैंडेड पिकॉक। अब वर्तमान जो नाम है हम लोग कहेंगे वर्तमान नाम क्या चल रहा है यहाँ पर जी, तो वर्तमान नाम है बुली बैंडेड पिकॉक, ये वर्तमान नाम हम लोग देखकर चलेंगे राज्य तितली का, बुली बैंडेड पिकॉक। इसी के साथ में आपको बताएं कि हम लोग देखें यहाँ पर प्रश्न को देखकर चले, उत्तराखंड में बटरफ्लाई पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में बटरफ्लाई पार्क, केवल इंपोर्टेंट फैक्ट, अनावश्यक सारे छोड़कर चल रहे जी हम लोग, अन्यथा बहुत फैक्ट है जी, लेकिन अनावश्यक पढ़ोगे तो दिक्कत में आ जाओगे।
बटरफ्लाई पार्क हम लोग देखेंगे, बटरफ्लाई पार्क उत्तराखंड में कहाँ पर बना है, तो हम लोग नाम लेंगे लच्छीवाला, लच्छीवाला में, लच्छीवाला। और लच्छीवाला कहाँ पड़ता है, तो देहरादून, देहरादून, लच्छीवाला देहरादून में यहाँ पर बटरफ्लाई पार्क बना है जी उत्तराखंड का। अब ये बटरफ्लाई पार्क कब बना है, तो हम लोग देख कर चलेंगे 2016, ये भी 2016 में बना जब राज्य तितली घोषित की गई है। अब एक प्रश्न और बताया आपको कि यहाँ पर देख कर चले, सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी है, यहाँ पर लिख देते हैं पॉइंट को, आप लोग ऐड कर लेना पेज पर अपने। भारत की सबसे बड़ी तितली का नाम, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी तितली, उसका नाम हम लोग पढ़कर चले। यहाँ पर क्या मिलेगा, गोल्डन बर्ड विंग, नाम लिख देते हैं गोल्डन, गोल्डन बर्ड विंग। ये सारे पॉइंट जितने भी लिखवा रहे हैं परीक्षा वाणी के जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसी चैप्टर में जो प्रशासनिक शब्दावली हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उसी के साथ जोड़कर पढ़ने जी है। अगर जोड़कर पढ़ोगे तो एक समय आएगा कि आप लोग बहुत अच्छे लेवल पर तैयार हो जाओगे, उन लोगों से अच्छे तैयार होगे जिन लोगों ने कोई BS नेगी, कोई यहाँ पर हम लोग देखकर चले यहाँ पर अजय सिंह रावत, कोई यशवंत सिंह कटोच, अलग अलग तरह तरह की बुकें पढ़ रहे हैं, उनसे अच्छे तरीके से आप लोग तैयार हो जाओगे। अब देखो जरा जी, ये सारे पॉइंट जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ये बताइए आपको। और देखो आगे, अगर हम लोग देखें यहाँ पर एक देखकर चले इंपॉर्टेंट फैक्ट में, उत्तराखंड का वाद्य यंत्र कौन सा है, उत्तराखंड वाद्य यंत्र, उत्तराखंड वाद्य यंत्र, उत्तराखंड वाद्य यंत्र का नाम है जी ढोल। और ढोल के विषय में क्या मुख्य पॉइंट जानेंगे, केवल हम लोग कहेंगे ढोल के विषय में यहाँ पर जो है 2015 में घोषित किया गया इसे वाद्य यंत्र उत्तराखंड का, 2015 में। और ढोल सागर के ज्ञाता कौन है, हम लोग कहेंगे ढोल सागर ज्ञाता, ढोल सागर ज्ञाता, ढोल सागर ज्ञाता का नाम क्या है, तो हम लोग देखकर चलेंगे उत्तम दास, उत्तम दास, ढोल सागर ज्ञाता इंपोर्टेंट है जी। अब इसे राज्य वाद्य यंत्र ढोल, ढोल को किसकी रिपोर्ट पर घोषित किया गया, तो हम लोग देखेंगे वाद्य यंत्र भंडारी समिति की रिपोर्ट पर, भंडारी समिति, भंडारी समिति, भंडारी समिति की रिपोर्ट पर, भंडारी समिति की रिपोर्ट पर, रिपोर्ट पर घोषित, भंडारी समिति की रिपोर्ट पर इसे वाद्य यंत्र घोषित किया गया, हम लोग पढ़कर चलेंगे। एक पॉइंट और जाने जरा, यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, ये हमने पॉइंट जाना है यहाँ पर, एक पॉइंट और देखें, हम लोग कहेंगे राज्य गीत। उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है, राज्य गीत, केवल मुख्य पॉइंट देख रहे, ऐसा नहीं अनावश्यक चीजें उठा रहे, बिल्कुल सबसे मुख्य पॉइंट उठा रहे इनमें भी हम लोग। राज्य गीत का नाम है, हम लोग कहेंगे उत्तराखंड का राज्य गीत, उत्तराखंड, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, उत्तराखंड देवभूमि, उत्तराखंड देवभूमि, फिर लिखेंगे मातृभूमि, मातृभूमि, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि। और फिर लिखे सत सत वंदन अभिनंदन, सत सत वंदन अभिनंदन, सत सत वंदन अभिनंदन, ये उत्तराखंड का राज्य गीत है। और इसे राज्य गीत कब घोषित किया गया, तो हम लोग कहेंगे 6 फरवरी, 6 फरवरी 2016, 2016 में इसे घोषित किया गया राज्य गीत। और ये लिखा किसने, अगर कहे ये लिखा किसने है राज्य गीत, लिखा है, हम लोग पढ़कर चलेंगे हेमंत बिष्ट ने, हेमंत बिष्ट, हेमंत बिष्ट, हेमंत बिष्ट ने, ये म है यहाँ पर ध्यान देना, ये हेमंत बिष्ट, हेमंत बिष्ट ने लिखा इसे। और इसे आवाज किसने दी, अगर इसे देखें आवाज, आवाज देने वाले कौन मिले इसे, आवाज देने वाले, तो 2 नाम याद रखेंगे आवाज देने में। नंबर 1 देखेंगे नरेंद्र सिंह नेगी, पेपर में प्रश्न कई बार बना है कि नरेंद्र सिंह नेगी का संबंध किससे है, तो हम लोग कहेंगे संगीत से, नरेंद्र सिंह नेगी ने इन्हें आवाज दी। दूसरा पॉइंट देखिए किसने दी आवाज, अनुराधा निराला, अनुराधा निराला, अनुराधा निराला ने इसे आवाज दी, अनुराधा निराला ने। तो हम लोग मुख्य पॉइंट को देखकर चले जो राज्य गीत से संबंधित है यहाँ पर जी। एक पॉइंट और देख ले यहाँ पर जरा, यहाँ पर लिख देते हैं, केवल लास्ट पॉइंट है आपका जो इंपोर्टेंट बनेगा, उत्तराखंड का जलीय जीव। हम लोग देखें उत्तराखंड, उत्तराखंड का जलीय जीव, जलीय जीव। जब भी परीक्षावाणी पढ़ोगे इन पॉइंटों को पेज पर लगाकर रखना, परीक्षावाणी के उसी पेज पर चिपका देना आप लोग। उत्तराखंड का जलीय जीव कौन है, गोल्डन महाशीर, गोल्डन महाशीर, गोल्डन महाशीर उत्तराखंड का जलीय जीव
घोषित किया गया है यहाँ पर जी। तो हम लोगों ने उत्तराखंड में जो परीक्षा वाणी है उसमें पहला चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ पर, जो उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह का था। और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से इस काम को करके चलेंगे यहाँ पर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ पर थोड़ी सी लंबी हुई है, लंबी मतलब 40 से 45 मिनट है, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ लंबी नहीं है। बाकी जो हम लोग देखें टाइम पास करने वाले हैं, उन्हें आप लोग समझ सकते हो कि उन्हें ये थोड़ी सी वीडियो देखने में भी हम लोग देखेंगे समस्या होगी वहाँ पर। लेकिन यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट सेशन में हमें बताना, ताकि हमारा साहस थोड़ा आगे बढ़े कि हाँ आप लोगों की जो नीड है इस पर है, यहाँ पर आप लोग इसे करना चाह रहे हैं यहाँ पर जी। हम लोग तभी जा करके आगे बढ़ पाएंगे अपनी चीज़ों को लेकर के। हम लोग चाह रहे हैं कि जो घर में बैठे हैं वहाँ पर जी, जो कहीं पर नहीं जा सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हैं, या कहीं पर अपनी फीस पे नहीं कर सकते हैं वहाँ पर जी, जो गरीब घर से बहुत ज़्यादा जी वहाँ पर और पढ़ने के इच्छुक है यहाँ पर जी, तो उन सब लोगों के लिए हम लोग सोचेंगे यहाँ पर कि ये काम उनके लिए अच्छा साबित हो यहाँ पर जी। बाकी मिलते हैं इसी प्रकार की क्लासों में आपको हम लोग जी, और धन्यवाद।